चलो देखो, 11th बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स क्यों पढ़ने हैं, तो सबसे पहले ऐसा समझो, किसी को भी अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी आदमी को, तो क्या क्या चीजें वो सोचता है। सबसे पहले वो देखता है कि किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं, ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट करूं, किस चीज में प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा है, ऐसे बहुत सारी चीजें सोचता है। ठीक है। लेकिन कोई भी आदमी जब बिजनेस करने का सोचता है ना, तो सबसे पहला एम उसके दिमाग में इसलिए आता है कि वो आगे चल के उस बिजनेस को बहुत बड़ा करेगा और उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगा। तो सबसे पहला एम हमारे नाम हमारे दिमाग में जब हम बिजनेस का सोचते हैं, तो सबसे पहला चीज यही आता है कि हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। अब जब बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, तो फिर बहुत बड़े बिजनेस को संभालने के लिए फिर उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से उसकी सारी फॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जब भी हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो किस हिसाब से हम उसको रन करेंगे और आगे जा करके वो किस हिसाब से चलेगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करें, उसके फॉर्म कैसे हो। ठीक है, मतलब जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो क्या हमारे पास उतना कैपिटल है, उतना पैसा है कि मैं वो बिजनेस अकेले स्टार्ट कर लूंगा, या फिर क्या अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ, तो क्या मेरे पास अकेले के पास इतना क्षमता है कि मैं बना भी लूँ, मार्केटिंग भी कर लूँ, बेच भी लूँ, सारा कुछ कर लूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कि मैं अकेले कोई बिजनेस चलाऊंगा, या फिर मैं किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करूंगा, या फिर मैं किसी के साथ कहीं से पैसे लेकर के आऊंगा और फिर मैं अपना खुद का चलाऊंगा। तो इसमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस आते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि मैं अकेले अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। ठीक है। फिर आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो मतलब जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, वो आपस में वो खुद ही एक बिजनेस रन कर रही हैं। फिर आता है पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिल करके एक सोसाइटी के लिए बिजनेस स्टार्ट कर दिया। या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गई। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल का मतलब होता है ओनली, मतलब मैं अकेले। ठीक है। और प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनर, कि जब कोई अकेला ओनर हो किसी बिजनेस का, तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ये फुल्ली ओन, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड, ये सारा का सारा एक ही आदमी अकेले करता है। ठीक है। इसमें जितने भी रिस्क होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, वो भी ये अकेले लेता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल क्या हुआ? जैसे दुकानें हो गई। ठीक है, जितनी भी दुकानें देखोगी, राशन की दुकान हुआ, मेडिसिन का दुकान हुआ, ठीक है, ये जितने भी शॉप्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह होते हैं, तो ये जितने भी छोटे छोटे दुकानें हैं ना, ये सब के सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। एक सब्जी की दुकान भी क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो ये सब इसमें आते हैं। तो ये ओन किया जाना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सब कुछ एक आदमी अकेले करता है। इसमें सारे रिस्क और सारे प्रॉफिट उसी आदमी के होते हैं। जितना भी रिस्क होगा वो अकेले उठाएगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा वो अकेले उठाएगा। ये सबसे पॉपुलर और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एक सिंपल नॉर्मल एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक दुकान खोल दिया और उसको चला रहे हैं, और सबसे सिंपलेस्ट भी है। फीचर्स, अब इसके क्या क्या चीजें होती हैं इनमें, तो सबसे पहला तो ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है, मतलब इसको स्टार्ट करना और इसको बंद करना सबसे आसान होता है। ठीक है। कहीं पे भी जाओ, एक दुकान लो, एक रेंट एग्रीमेंट बनवाओ, और उसके बाद से वहां पे तुम जो भी तुमको बेचना है वो तुम बेचना शुरू कर दो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट का अलग लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए जैसे लिकर वगैरह हो गया, तो उसके लिए अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उसके लिए अलग से लाइसेंसेस वगैरह की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज नॉर्मली तुम 90-95% जो सामान है, मार्कर बेचना है, बुक बेचना है, या फिर कपड़े बेचने हैं, तो एक सिंपल है, दुकान लो, रेंट एग्रीमेंट कराओ, फिर वहां पे अपना सामान लाओ और बेचना शुरू कर दो। बंद करना है, वहां से सब कुछ लेकर के घर आ जाओ, बंद हो गया। तो इसको स्टार्ट करना, बंद करना दोनों आसान है। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पहले समझो। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो कि हम ओ करते हैं, जो हमें दूसरों को पे करना है। ठीक है। अब लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड का मतलब एक लिमिट में, एक लिमिट से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं पे करूंगा। और अनलिमिटेड का मतलब कि जितना हो जाएगा वो सारा का सारा मैं ही पे करूंगा। तो लिमिटेड लाइबिलिटी जो होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कि मेरे बिजनेस में कुछ लॉसेज हुई, बिजनेस ने बैंक से पैसा लिया, उधार लोन लिया, और वो पैसा हम नहीं चुका पाए,
तो उसके लिए जो बैंक होगा वो क्या करेगा, जो बिजनेस होगा उसके सारे सामान को बेच देगा, सारे सामान को लेके रख लेगा, और उससे जो पैसे बनेंगे वो बैंक अपना उससे जो भी उसने लोन दिया था वो रिकवर करेगा। ठीक, उसके लिए मेरे पर्सनल जो गाड़ी है, मेरा जो पर्सनल घर है, मेरी पर्सनल चीजों को बैंक हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि अगर मैंने किसी का पैसा लिया, अगर मैंने बैंक से पैसा लिया और मैं नहीं चुका पाया, तो बैंक जो है वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जब्त करेगा, मेरे बिजनेस की भी प्रॉपर्टी जब्त करेगा, सब कुछ जब्त करेगा, और जब उसका पूरा लोन रिकवर हो जाएगा तब वो छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अगर मैंने बैंक से पैसा लिया है इस बिजनेस को करने के लिए और मैं वो पैसे नहीं चुका पाया, तो जो बैंक है पहले तो मेरा बिजनेस बेचेगा। ठीक है, और उससे जो पैसे हुए अगर उसका पूरा रिकवर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं रिकवर हुआ तो फिर वो मेरे पर्सनल गाड़ी घर ये सब चीजें भी बेचेगा। ठीक है, जब्त करेगा। तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसीलिए रिस्क हाई होता है। इसमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों के दोनों ये ओनर अकेले लेकर के जाता है। फुल कंट्रोल होता है बिजनेस को कैसे रन करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या नहीं करना है, ये सारा कुछ कंट्रोल अकेले ओनर के हाथ में होता है। इसके लिए कोई अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती है। ठीक है, दूसरा, इसमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता। ठीक है, किसी भी रीजन से अगर मान लो डेथ हो जाए, ठीक है, जो ओनर है उसका वो पागल हो जाए, इंसेन हो जाए, उसको जेल हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए, वो बीमार हो जाए फिजिकली या फिर किसी भी तरह से, तो इन केसेस में अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं रहती। इसके फायदे क्या क्या होते हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं, तो क्विक डिसीजन, इन बिजनेसेस में डिसीजंस बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं क्योंकि अकेला ओनर है। कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, मतलब कोई भी बात दूसरों को पता नहीं चलती, बिजनेस में क्या हो रहा है ये दूसरों को नहीं बताया जाता, कॉन्फिडेंशियल रहता है। कोई नहीं जानता कि बिजनेस ने कहाँ से पैसे लिए, क्या कर रहा है, कितने रुपए इस पे लोन है, कितना लाइबिलिटी है, कितने का बेच रहा है, कितने का इसको प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट, डायरेक्ट जो पैसे आते हैं वो सीधा ओनर के पास जाते हैं। इसमें एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है कि मतलब एकम्प्लिशमेंट का मतलब कि मैंने अकेले अपने दम पे कुछ कर दिया। ठीक है, ऐसा एक सेंस आता है, और इसका फॉर्म होना और क्लोज होना दोनों ही बहुत आसान है। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, तो सबसे पहला तो इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं। अब अकेले तुम्हारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, जब तक तुम दो चार लोगों के साथ मिल करके कोई बिजनेस नहीं करोगे तुम्हारे पास बहुत तरह के रिसोर्सेज नहीं आएंगे, क्योंकि अकेले ना तो तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकअप उतना होगा, ना तो तुमको हर चीज की नॉलेज होगी, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरा, बिजनेस का लाइफ लिमिटेड रहता है, जब तक तुम ठीक हो तब तक बिजनेस चलेगा, जैसे ही तुम्हारे साथ कुछ हुआ इनमें से तुम्हारा बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है कि इस बिजनेस में थोड़ा भी अगर कहीं से नुकसान वगैरह हुआ तो पूरा का पूरा तुम्हारा, इसको ऐसे समझो ना, जैसे होता क्या है, सपोज करो कि एक तुमने सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई और एक बिजनेस बनाया। ठीक है, अब इसमें जो भी तुम्हारा लोन वगैरह लिया गया वो बिजनेस के नाम पे लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है तुम्हारी। अब यहाँ पे तुम्हारे अगर अगले ही दिन तुम्हारी शॉप में तुम्हारे बिजनेस में आग लग गया और सारा का सारा सामान जल गया, तो अगर तुमने वो 10 लाख रुपए लोन लिए थे तो वो 10 लाख रुपए जो बैंक होगा वो यहीं से तुम्हारे बिजनेस से ही लेगा। अगर बिजनेस के पास सिर्फ 5 रुपए बचे हैं तो बैंक को 5 ही रुपए मिलेंगे, बाकी के जो 9.5 लाख 10 लाख बच गए वो तुमसे नहीं लेने आएगा। इसके केस में क्या हुआ कि तुमने सोल ओनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया, तुम 10 लाख का बैंक से लोन लिया और 9 लाख का सामान लेकर के आए, दुकान में रखे, अगले दिन आग लग गई, 9 लाख का सामान जल गया। अब बैंक वो 9 लाख रुपए तुमसे रिकवर करेगा, 10 लाख रुपए तुम्हारी पर्सनल गाड़ी घर ये सब कुछ लेकर के जाएगा और वहां से रिकवर करेगा, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। इसका एक लिमिटेशन ये है। दूसरा, मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड होती है, इसमें तुमको अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है और तुम्हारी एबिलिटी उतनी होगी नहीं कि तुम सारा काम एक बिजनेस का संभाल लो। अब इसका एक एग्जांपल है फेमस, कोका कोला। जो कोका कोला ड्रिंक है उसको एक डॉक्टर थे, फार्मासिस्ट थे, डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन, ठीक है, एटलांटा के रहने वाले थे। इन्होंने 1886 में एक सिरप बनाया था। ठीक है, तो 1886 में ये सिंपल सा एक सिरप बनाया और 1892 में 6 साल बाद जाकर के आशा जी सैंडलर ने
इसको कोका कोला कॉर्पोरेशन बनाया यहाँ से, तब जाकर मतलब पहले ये एक छोटा सा सोलो ओनरशिप का एक बिजनेस स्टार्ट हुआ और फिर वहां से ये एक कॉर्पोरेशन बना। ठीक है, तो और आज के टाइम में ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप बिजनेसेस में आता है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई डाउट? दूसरा आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हिंदू फैमिलीज, हिंदू से रिलेटेड कोई बिजनेस है। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस है इंडिया का, और सिर्फ इंडिया में ही मिलता है ये फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये इंडिया के अलावा बाकी कहीं दुनिया में कहीं भी ये फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा। इसको जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वही इसको ओन करती है और वही इसको कैरी करती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या, कि एक पिता के 3-4 बेटे हैं, सबकी शादी हो चुकी है, सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, और वो पिता मतलब वो जो माता पिता हैं उनके जो 4 बच्चे हैं और फिर उनकी बहुएं और फिर उनके जो बच्चे हैं, ये सब के सब लोग एक साथ एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही घर में। तो ये सब लोग मिला करके क्या कहलाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही इस बिजनेस को ओन करता है और कैरी करता है। और इसको गवर्न कैसे करते हैं, तो इसके लिए कोई अलग से बिजनेस लॉ नहीं है, जैसे बाकी सारे बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट का कोई ना कोई लॉ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के लिए कोई भी अलग से लॉ नहीं है, ये हिंदू फैमिली लॉ के थ्रू चलता है। 1956 में बना था हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसी के बेसिस पे ये भी चलता है। जिस बेसिस पे हिंदू फैमिली को रन किया जाता है, उसी बेसिस पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को भी रन किया जाता है। इसका जो मेंबरशिप है बाई बर्थ होता है, कि पैदा हुए उस घर में और उसमें वो बिजनेस चल रहा है, तो तुम ऑटोमेटिक उसके मेंबर हो गए। अब तो 3 सक्सेसिव जनरेशन, जैसे दादा दादी, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे। ठीक है, तो अब तो 3 जनरेशन के लोग इसके मेंबर्स बन जाते हैं अपने आप। अब इसमें कुछ टर्म है, एक है कर्ता और एक है को पार्टनर। अब ये जो बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि फिर इस बिजनेस को जिसको जैसे मन वैसे चला रहा है, इस बिजनेस का भी एक हेड होता है। घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, एल्डेस्ट इन एज, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा वो उस बिजनेस का हेड होगा। ठीक है, वही उसको कंट्रोल करेगा, वही उसको मैनेज भी करेगा। ठीक है, और जो भी डिसीजंस वो लेगा, वो डिसीजन सारे के सारे फैमिली मेंबर्स पे बाइंडिंग होगा, बीच में आकर के कोई इंटरफियर नहीं कर सकता कि नहीं ये बिजनेस को ऐसे नहीं ऐसे चलाना है। जो उस हेड ने बता दिया वैसे ही वो बिजनेस चलेगा। तो कर्ता जो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्ता धर्ता। ठीक है, तो कर्ता जो होता है यही हेड करता है। दूसरे होते हैं को पार्टनर्स। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे को पार्टनर्स होते हैं, मतलब कि ये सबके पास इक्वल राइट्स होता है। ठीक है, जो भी एक तरीके से वो बिजनेस क्या है उनके लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए इनका ये जो बिजनेस है, ये इसमें इन सबका इक्वल राइट है। अब देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो बना था उसके थ्रू इसको रन किया जाता है। फिर इस एक्ट में थोड़े बहुत बदलाव किए गए, ठीक है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स किए गए, और 2005 में ये जो नया बिल आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, नया एक्ट आया 2005 में, उसमें ये बोला गया कि अब से जो डॉटर्स होंगी वो भी इस बिजनेस में इक्वल हिस्सेदार होंगी, वो भी इस प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सेदार होंगी, चाहे उनकी शादी हो गई हो चाहे ना हुई हो। मतलब पहले क्या होता था कि जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसमें सिर्फ लड़कों का हिस्सा होता था। ठीक है, अब क्या है कि अब लड़कियों का भी इस बिजनेस में हिस्सा होता है, चाहे शादी भी हो जाए तो उसके बाद भी इनका हिस्सा इसमें रहेगा। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहला फॉर्मेशन, तो एटलीस्ट 2 मेंबर इसके लिए होने चाहिए। ठीक है, और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर खुद से 2 लोग मिल करके बना रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा। इसके लिए कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता है गवर्नमेंट वगैरह से। इसकी लाइबिलिटी अगर देखा जाए तो जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कर्ता ही सारे डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, इसीलिए वही झेल रहा है सब कुछ। अगर कुछ गलत हुआ तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी बनेगी, कर्ता की, और बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से कर्ता के पास रहता है, दूसरे लोग इंटरफियर नहीं करते। इसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो बनी रहती है, ये बिजनेस बंद नहीं होता। जैसे ही कर्ता का डेथ होता है, जो नेक्स्ट एल्डर होता है, सबसे एल्डेस्ट होता है, वो अपने आप कर्ता बन जाता है और इस बिजनेस को टर्मिनेट भी कर सकते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट। जो माइनर होता है, मतलब 6 महीने का बच्चा हुआ, 1 महीने का हुआ, 5 साल का हुआ,
माइनस ऑटोमेटिक बाय बर्थ यहाँ पे, क्योंकि मेंबरशिप मिलती है तो पैदा होते ही तुम इसके मेंबर बन गए, और इसके लिए कोई भी स्पेशल बिजनेस लॉ नहीं है। इसके मेरिट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला तो इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि एक आदमी अकेले कंट्रोल करता है जो करता होता है, तो फ्लेक्सिबल डिसीजंस होते हैं, बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं, क्विक डिसीजंस होते हैं, बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है, कभी भी बिजनेस खत्म नहीं होता, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है को पार्टनर्स की, और इसमें लॉयल्टी और कोऑपरेशन बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि सब फैमिली के मेंबर्स हैं, तो सब पे भरोसा किया जा सकता है, सब पे सब अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है? तो सेम वही, लिमिटेड रिसोर्सेस, तुम बाहर से फंड नहीं ला सकते। तुमको मान लो तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और तुम्हारा बहुत नाम हो गया, अब तुमको जैसे मान लो आज के टाइम में सिंपली क्या होता है, सपोज करो कि तुमने भुजिया की एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, भुजिया का अकेले। अब ये भुजिया का तुम्हारा इतना इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि ये तुम्हारे आसपास के सारे लोगों को अच्छा लगने लगा और ये बहुत ज्यादा बिक रहा है। अब तुमने ये देखा कि अगर मैं इसको बड़े लेवल पे भी बेचूं तो ये बहुत ज्यादा बिकेगा, ठीक है। अब बड़े लेवल पे बेचने के लिए तुम, एक तरीका क्या है कि तुम आराम आराम से अपने प्रॉफिट्स में से हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जोड़ते जाओ, फिर 6 महीने बाद तुम एक और आउटलेट खोलो दूसरे स्टेट में, फिर उसके बाद फिर एक साल 2 साल तक तुम फिर से पैसे जुटाते जाओ, अपने प्रॉफिट्स में से बचाते जाओ, फिर एक स्टेट में दूसरे स्टेट में अब खोलो। एक तरीका तो ये है, तो इसमें तुमको पूरा जीवन लग जाएगा, ठीक है, पूरे इंडिया में अगर फैलना है तो। दूसरा तरीका क्या है कि तुम किसी आदमी के पास गए और पैसे वाले के पास, उससे बोले कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, ये मेरा भुजिया है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा बिकता है, अगर तुम पैसे लगाओगे तो हम एक ही बार में पूरे इंडिया में इसका बिजनेस सेटअप कर देंगे और पूरे इंडिया में ये बिकेगा, ठीक है। उसको भी भरोसा हुआ, ठीक है, उसने भी बोला हाँ बिक सकता है, तो उसने पैसे लगाए और अब तुम दोनों पार्टनर्स बन गए। अब तुम्हारा बिजनेस, तुमने उसके पैसे लिए और पैसे यूज करके पूरे इंडिया में अपना भुजिया का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और पूरे इंडिया में ये बिकने लगा, तुम पैसे भी कमा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज आ जाएंगे, तुम क्योंकि तुम बाहर से पार्टनर्स लेकर के आ सकते हो अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे क्या है कि बाहर से तुम किसी भी आदमी को नहीं लेकर के आ सकते, बाहर का कोई आदमी इसका मेंबर नहीं बन सकता, तो पैसे भी नहीं लगाएगा इस बिजनेस में, चाहे बिजनेस कितना भी बढ़िया हो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाते हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंशन बहुत हाई लेवल पे नहीं हो पाता। कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की, ठीक है। अब इसकी वजह से जो करता है ही बिकम्स ओवरली कॉशियस, मतलब कि कोई भी डिसीजन लेगा तो बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा आराम आराम से लेगा, रिस्क ही नहीं लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कुछ गड़बड़ हुआ तो सारा का सारा मुझे अपने पर्सनल एसेट से भरना पड़ेगा, तो इस वजह से। फिर कर्ता का डोमिनेंस भी होता है, अगर कर्ता सही से, उसको नॉलेज नहीं है, सही से चीजें आती नहीं है, तो भी वो जो चाहेगा वही होगा, तो इसका डोमिनेंस रहता है। और फिर वही मैनेजेरियल स्किल सबके पास नहीं होती, तो अच्छे से मैनेज भी नहीं हो पाता। अभी के टाइम में ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये डिक्लाइन कर रहा है, मतलब धीरे धीरे इंडिया से खत्म हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि आज के टाइम में ज्वाइंट फैमिलीज है नहीं, अभी देखोगे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कि हर फैमिली में से जो भी, जैसे एक पिता के 4 बच्चे हुए और उनकी शादी हुई, तो अब चारों अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटीज में रह रहे हैं, तो अब अनडिवाइडेड ये नहीं रहा, अब ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली रह ही नहीं गया, तो इस वजह से ये डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ठीक है, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्टनर्स हो गए वो। तो पार्टनरशिप जो है वो एज अ सोल्यूशन है, ठीक है। किस चीज का सोल्यूशन है? तो सोल प्रोप्राइटर के सोल्यूशन के लिए पार्टनरशिप लाया गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली क्या था कि एक सिंगल ओनर था और वो जो चीजें जैसे चाहता था वैसे डिसाइड करे, वैसे अपने बिजनेस को चलाए। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क बहुत ज्यादा था, कैपिटल बहुत कम आ सकता था, ठीक है, क्योंकि अकेले आदमी के पास बहुत सारा पैसा नहीं था, और मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाता था। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, इन सारी दिक्कतों के लिए, इन सॉल्यूशंस के लिए आया पार्टनरशिप, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या हो जाता है कि दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो रिस्क सब लोग आपस में बांट लेते हैं, ठीक है, तो रिस्क कम हो गया। कैपिटल, सब लोग पैसे लेकर के आएंगे, कैपिटल भी ज्यादा हो जाएगा। और जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट भी सब लोग अच्छे से अपने अपने हिसाब से, जिसको जो आता होगा, जो जिस चीज में बेटर होगा वो फील्ड देख लेगा, तो मैनेजमेंट भी बेटर हो गया। जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलता है, ठीक है।
मतलब 1932 में एक एक्ट लाया गया इंडियन पार्टनरशिप से रिलेटेड और उसके थ्रू ये चलता है। इसके हिसाब से क्या डिफाइन किया गया, तो उसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे पर्सन्स अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट या फिर लॉसेस या फिर जो भी चीजें, कि कुछ दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके और अग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट किस चीज में शेयर करेंगे, तो बिजनेस में, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में हम अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, और ये बिजनेस कौन चलाएगा, बिजनेस को कैरी कौन करेगा, कौन इस बिजनेस को रन करेगा, तो ये बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स मिल करके चलाएंगे, कैरिड बाय ऑल, या फिर एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पार्टनर जो बाकी सबके लिए काम कर रहा है। ठीक है, सपोज करो कि एक बिजनेस है, उसमें चार पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी और डी। अब ये जो चार लोग हैं, इन चारों लोगों ने मिलकर के अग्री किया कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे, और ये इस बिजनेस को कौन चलाएगा, या तो चारों वहां पे बैठेंगे, चारों मिलकर के बिजनेस को चलाएंगे, या फिर इनमें से बाकी के जो है उनके पास टाइम नहीं है, उनका अपना जॉब है, तो ए जो है ये इन सबके लिए बिजनेस को चलाएगा। ठीक है, दूसरा कि ये जो चारों लोग आए हैं और मिल करके इन्होंने जो भी काम स्टार्ट किया है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, तभी ये पार्टनरशिप कहलाएगा। अगर इन चारों लोगों ने सोचा कि चलो मिल करके कुछ चैरिटेबल वर्क करते हैं, कुछ चैरिटी का काम करते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो पार्टनरशिप होने के लिए आईपीए 1932 में पार्टनरशिप होने के लिए प्रॉफिट जो है वो मेन मोटिव होना चाहिए, चैरिटी वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहला तो इसका जो फॉर्मेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है बट ज्वाइंट होती है। अनलिमिटेड का मतलब कि अगर बैंक का लोन वगैरह कुछ नहीं चुका पाए तो पर्सनल एसेट्स, घर गाड़ी सब कुछ चला जाएगा। लेकिन जो भी यहाँ पे पार्टनरशिप में लाइबिलिटी बनेगी वो अकेले एक आदमी की नहीं बनेगी, सबकी मिला करके बनेगी। 1 लाख रुपए देने हैं अगर, तो ये 1 लाख रुपए सबसे 25-25 हजार या फिर जितना हो सकता है लिया जाएगा, कोई एक के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। रिस्क बियरिंग जो है वो अग्रीड रेशियो में हो जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे अग्रीड रेशियो वगैरह पार्टनरशिप डेट जब देखेंगे तो अग्रीड रेशियो होता है मतलब कि जब इन चार लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तभी इन लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया होगा कि कौन कितना परसेंट, अगर लॉस वगैरह हुआ तो कौन कितना परसेंट पैसा देगा। ठीक है, फिर जो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल होता है वो शेयर होता है और म्यूचुअल होता है। मतलब कि जो भी डिसीजंस वगैरह होंगे, जो भी कंट्रोल होगा, अब इसका कंट्रोल सबके पास है, ठीक है, तो शेयर्ड है। और जो भी डिसीजंस वगैरह ये लेंगे ये सारे मिल करके लेंगे, कोई एक आदमी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो लैक होती है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं कर सकता इन केस अगर चारों में से कोई एक भी आदमी का, एक भी पार्टनर का अगर डेथ हो गया, अगर वो रिटायर हो गया, उसने वो पार्टनरशिप छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, या फिर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कि अगर वो बैंक में को अपने पैसे वगैरह नहीं चुका पाया, ठीक है, या फिर इसको बैंकरप्ट बोलते हैं, या फिर वो इनसेन हो गया, पागल हो गया। ठीक है, तो अगर 4 या 10 या 20 जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक पार्टनर के साथ भी ऐसा कोई हो जाता है कुछ भी, तो ये पार्टनरशिप खत्म हो जाता है वहीं पे। ठीक है, अगर 4 पार्टनर्स हैं, एक के साथ ऐसा कुछ हुआ तो बाकी का ये पार्टनर्स नहीं रहेंगे, बाकी का ये पार्टनरशिप जो है वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी के 3 चाहते हैं कि नहीं हमें तो ये पार्टनरशिप, हमें ये बिजनेस चलाना है, ठीक है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं ये अच्छा है, हमें हमें इसे कंटिन्यू करना है, तो फिर उसके लिए इनको अब फिर से नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो पुराना वाला पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद से इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो पार्टनर कहलाने के लिए मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है, एक आदमी अकेले कभी पार्टनर नहीं बन सकता। तो मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 लोग होंगे एक पार्टनरशिप में। फिर इसमें ये बोला है कि कंपनीज एक्ट में ये बोला है कि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, बाकी जो अलग अलग टाइम पे रूल्स बनाते रहेंगे और उसके हिसाब से 50, 20, 70 जितना हो सकता है उतना तुम रखते जाओ, लेकिन 100 के अंदर ही मैक्सिमम पार्टनर्स रखने हैं। तो उसी के लिए कंपनीज मिसलेनियस रूल्स बने 2014 में, और इसको मैक्सिमम अभी 50 किया गया है, बाद में आगे जरूरत पड़ी तो 60, 70, 80, 90 ऐसे किया जा सकता है, मैक्सिमम 100 तक जाएगा। तो अभी के टाइम में मैक्सिमम 50 है। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या, कि हर एक पार्टनर
एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर इन चारों में से किसी कोई एक भी जाकर के कहीं पे बिजनेस कर रहा है ना, डील कर रहा है, ठीक है, कि मान लो कहीं से कोई किसी दूसरे कंपनी से डील करना हो, तो कोई एक भी जा रहा है ना वहां पे डील करने, तो वो इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पार्टनर जो है वो बाकी सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं एजेंट। तो ही इज वर्किंग एज एन एजेंट। दूसरा, अब प्रिंसिपल। अब इसने कोई भी डिसीजन लिया या फिर इसने कोई भी डिसीजन लिया तो वो बाकी सब पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। और इसी पे अगर ये बोले कि तुमने ये डिसीजन लिया है, ए ने ये डिसीजन लिया है, तो मैं इसका क्यों भुगतान करूं, मैं क्यों मानूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी इसने डिसीजन लिया है इससे ये भी बाइंडेड होगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो इन फ्यूचर डी कोई डील करके लाया, ठीक है, और उस डील से इस कंपनी को नुकसान हो गया, और ए और बी बोले कि नहीं ये डील तो डी ने किया था, तो इसका सारा हर्जाना भी डी ही भरेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी डिसीजन ये लेगा वो बाकी सब पे वैसे ही बाइंडिंग होंगे। इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला तो इसको फॉर्म करना और क्लोज करना बहुत आसान होता है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा लीगल वो नहीं है, सिंपल एक एग्रीमेंट बनता है और उसके बेसिस पे ये फॉर्म हो जाता है। डिसीजन मेकिंग बहुत बैलेंस्ड होता है। क्यों? क्योंकि डिसाइड कैसे होता है, किसी भी बिजनेस में अगर 3-4 लोग हैं तो सबका अपना अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, कि कोई मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, कोई प्रोडक्ट बनाने में अच्छा है, कोई पिच करने में अच्छा है, कोई उसको बेचने में अच्छा है। तो सब अपने अपने हिसाब से फंक्शन करते हैं, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से। तो इस वजह से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत बैलेंस्ड और बहुत अच्छा होता है। फंड्स ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि ज्यादा पार्टनर्स हैं तो ज्यादा कैपिटल लेकर के आएंगे। रिस्क एक पे नहीं जाता, शेयर हो जाता है। और सिक्रेसी रहती है। सिक्रेसी का मतलब क्या, कि अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह हुई, तो उनका जो भी एनुअल उनका रिवेन्यू आया, एनुअल जो उनका लॉस हुआ, एनुअली जो उनका प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ उन्हें वेबसाइट वगैरह पे डालना पड़ता है, पब्लिक डोमेन में रखना पड़ता है। पूरी पब्लिक उनको पढ़ती है, ठीक है, जानती है कि कोई कंपनी कैसे फंक्शन कर रहा है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ या फिर पार्टनरशिप हुआ, तो इसमें जो भी इनके बिजनेस के अंदर हो रहा है वो इनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं भी लीगली रिक्वायर्ड नहीं है कि आप इस वेबसाइट पे डालिए या फिर यहाँ पे रखिए, तो ये किसी को भी दिखाते नहीं है। तो सिक्रेसी मेंटेन रहती है। इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? तो एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या, सेम, अगर इनके लॉसेस वगैरह हुए तो पर्सनल एसेट से वो भरना पड़ेगा। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या, कि अगर एक बार में 3-4 पार्टनर बन गए तो अब यही 4 रहेंगे। अलग से पार्टनर लाना है तो फिर सबका वो म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, आगे नया पार्टनर एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। 3-4 पार्टनर हैं तो हम अक्सर उनमें किसी भी डिसीजन, किसी भी बात को लेकर के झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत भी झगड़े होने लगे तो फिर वो पार्टनरशिप, वो बिजनेस जो है वो खत्म हो जाता है। कंटिन्यूटी नहीं रहती, कोई एक पार्टनर भी चला गया तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिना काम का हो जाता है। और कोई भी पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं रहता। पब्लिक का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता इसमें? क्योंकि पब्लिक के पास कोई डेटा आया ही नहीं है। पब्लिक वही समझेगी जो तुम बताओगे, जो ये पार्टनर्स बताएंगे। अगर ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह होता तो वहां पे पब्लिक डोमेन में सब कुछ रखा जाता, पब्लिक जानती कि पिछले साल इनका कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहता है। इनमें पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स किस किस टाइप के होते हैं। तो एक तो हुआ नॉर्मली कि जैसे 4 लोग आए एबीसीडी और चारों लोगों ने मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और चलाने लगे, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत टाइप के पार्टनर्स होते हैं। जैसे मान लो कि कुछ लोग ऐसे हुए जो बोले कि मैं पार्टनर तो बन जाऊंगा, मैं पैसे तो लगा दूंगा, बट मेरे पास जॉब है, मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, तो मैं बिजनेस में काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पैसे लगाऊंगा, ठीक है। कोई बोले कि मेरे और भी बिजनेसेस है, मेरे और भी चीजें हैं, मैं सिर्फ पैसे दे रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट लॉस चाहिए, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरह के पार्टनर्स आते हैं। तो इनमें जैसे एक आता है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपेल या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इनका मतलब क्या होता है? तो एक्टिव पार्टनर का मतलब कि अगर ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, तो ये चारों के चारों कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब चारों के चारों बिजनेस में पैसा भी लगाएंगे, चारों के चारों मैनेजमेंट भी देखेंगे, और ये प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेंगे। इनको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर्स, ठीक है। दूसरे आते हैं स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर्स, ठीक। क्या हुआ? स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर का मतलब क्या हुआ,
कि ऐसा पार्टनर है जो कि सो रहा है, जो कि दिख ही नहीं रहा है कहीं भी, ठीक है। तो ये कैसा पार्टनर है? तो ये पैसे तो कंट्रीब्यूट कर देता है बट ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। वही हो गया कि मेरे पास जॉब है 9 to 5, मैं बिजनेस में हाथ नहीं बटा सकता बट मेरे पास पैसे पड़े हैं, कुछ पैसे लेकर के जाओ, अपने दोस्त को दे दिया और बिजनेस करो और उससे मुझे प्रॉफिट और लॉस दे देना, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस शेयर हो जाता है बट ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं है। तीसरा आता है सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या है कि ऐसा पार्टनर जो कि बताना नहीं चाहता कि मैं पार्टनर हूं, ठीक है। तो जो सीक्रेट पार्टनर होता है वो कैपिटल तो देता है, मैनेजमेंट में सीक्रेटली बहुत हेल्प करता है, ठीक है, मतलब किसी को पता ना चले, और प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है। अब सीक्रेट पार्टनर कहाँ बन सकता है कोई? सपोज करो कि मान लो मेरा टी शर्ट का, मान लो कि मेरा एक टी शर्ट का बिजनेस है ऑलरेडी, ठीक है। और या फिर मान लो मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, ठीक है, और वहां पे जहां पे मैं जॉब करता हूँ वहां पे ये पॉलिसी है कि मैं जॉब करते हुए किसी भी दूसरे तरह का काम नहीं कर सकता, ना तो फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, ना कोई बिजनेस कर सकता हूँ, ना कोई दूसरा जॉब कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो अब अगर मुझे मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट मेरा दोस्त कर रहा है, मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस में मैं भी पैसे लगाऊं और जब ये बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो मैं खुद ही जॉब छोड़ दूंगा, तो फिर मैं वहां पे सीक्रेट पार्टनर बनूंगा, ठीक है। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम का पार्टनर, ठीक है। ये ना तो पैसे देता है, ना तो ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ये बस प्रॉफिट और लॉस रेयरली कभी शेयर कर लेगा तो कर लेगा, नहीं तो प्रॉफिट और लॉस भी शेयर नहीं करता है। तो जब ना तो इसको पैसे देने हैं, ना तो मैनेजमेंट करना है, ना तो इसको प्रॉफिट लॉस लेना है, तो फिर ये पार्टनर क्यों बना, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप कई बार क्या होता है ना कि पार्टनरशिप बनाया जाता है किसी भी चीज की, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मान लो कि मेरा कोई बिजनेस है, मान लो मेरा शूज का बिजनेस है या फिर टी शर्ट्स का बिजनेस है, और मेरा लिंक है किसी हाई फाई आदमी से, मान लो किसी क्रिकेटर से या फिर किसी बॉलीवुड स्टार से, थोड़ा बहुत लिंक है। अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस में चाहता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है अगर ये किसी बड़े नाम के साथ जुड़ जाएगा तो ये ज्यादा बिकेगा, ज्यादा चलेगा। तो वहां पे मैं क्या करूंगा कि किस जिससे भी लिंक हो, जिससे भी थोड़ी बहुत जान पहचान हो, उससे सिर्फ मैं उसका नाम यूज करने के लिए बोलूंगा। ना तो वो कैपिटल देगा, ना तो वो मैनेजमेंट देखेगा, ना तो वो प्रॉफिट लॉस, या फिर अगर उसने एग्री किया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयर कर दूंगा। तो ये होते हैं नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर बाय स्टॉपेल क्या हुआ? तो पार्टनर बाय स्टॉपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये दोनों भी ना तो कैपिटल देते हैं, ना तो मैनेजमेंट देखते हैं, और ना तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, ठीक है। ये दोनों। तो अब इन दोनों में होता क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले ये समझो होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में क्या होता है? मान लो कि कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में एक बैंक मैनेजर है, और मैं इस बैंक मैनेजर को अपना पार्टनर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई एम इम्पर्सोनेटिंग हिम एज अ पार्टनर ऑफ माई बिजनेस, ठीक है। और ये उसको डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है, ये मना नहीं कर रहा। ये बैंक मैनेजर को पता है कि मैं इसको अपने बिजनेस का पार्टनर दिखा रहा हूँ बट ये मना नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ये भी लायबल होगा थर्ड पार्टी में, ठीक है। मतलब इस पे भी वो चीजें आएंगी जो कि कंपनी के ओनर्स पे आएंगी, जो कि पार्टनरशिप में ओनर्स के ऊपर आएंगी, क्योंकि इसको पता था, इसने डिनाई नहीं किया। तो यहाँ पे कोई और इसको इम्पर्सोनेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई और तीसरा, मतलब मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा पार्टनर है और ये डिनाई नहीं कर रहा है, तो समवन एल्स इज इम्पर्सोनेटिंग हिम, ठीक है। बाई एस्टोपल में क्या हुआ कि वो जो आदमी है वो खुद अपने आप को इम्पर्सोनेट कर रहा है, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे भी सेम चीज है कि ये अब किसी बिजनेस का पार्टनर दिखाया जा रहा है जबकि एक्चुअली में है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं इसको दिखाया, ये खुद ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाई स्टॉपेल, ठीक है। अब माइनर का आता है कि माइनर एक पार्टनर बन सकता है कि नहीं, कि बिलो एज ऑफ 18 है तो वो किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है कि नहीं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि अगर कोई भी माइनर बिलो एज ऑफ 18, कोई भी बच्चा अगर पार्टनरशिप में आया और उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया एग्रीमेंट का, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एग्रीमेंट है, वो वॉइड माना जाएगा, मतलब उसको सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्यों?
क्योंकि 18 एज के नीचे कोई भी बच्चे के पास इतनी समझ नहीं होती कि वो कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाए। तो इस वजह से उसके द्वारा साइन किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टनर्स ने अग्री किया कि हम एक माइनर को इसका पार्टनरशिप में पार्टनर बनाएंगे, तो वो बना सकते हैं। लेकिन वो जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस में वो हिस्सेदार नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे, क्योंकि वो बिलो 18 है तो वो डिसीजंस नहीं ले सकता, उसको पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें जो भी लॉसेस वगैरह जितनी भी चीजें होंगी वो उसका हिस्सेदार नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट्स लेगा। और एक बार जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको बताना होगा कि वो पार्टनरशिप पार्टनर बने रहना चाहता है या फिर पार्टनरशिप से बाहर निकलना चाहता है। अगर उसने वापस से एग्रीमेंट साइन कर दिया तो पार्टनर एज अ पार्टनर कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो जैसे एक तो पार्टनरशिप अभी हमने पढ़ा किस किस तरह के होते हैं। एक होता है ड्यूरेशन बेस्ड पार्टनरशिप, एक होता है लायबिलिटी बेस्ड पार्टनरशिप। ड्यूरेशन का मतलब क्या कि एक फिक्स टाइम के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पार्टनरशिप बन रहा है। ठीक है, जैसे एक होता है पार्टनरशिप एट विल, मतलब इच्छा से, कि जब भी किसी पार्टनर का मन करेगा वो एक नोटिस देगा और अपने आप को विड्रॉल कर लेगा उस पार्टनरशिप से। ठीक है, दूसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब एक ऐसा पार्टनरशिप जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बना है। जैसे मान लो फ्लाईओवर्स बनने हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे पानी की टंकी लगनी है, ऐसा कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट इनके लिए टेंडर निकालती है। अब गवर्नमेंट टेंडर निकालती है तो कैसे काम करता है कि 3 लोग गए, अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि एक फ्लाईओवर बनाना है, उस फ्लाईओवर बनाने का कॉस्ट मान लो कि 10 लाख रुपए आ रहा हो, एक्चुअल कॉस्ट टोटल सामान का। अब एक ग्रुप ने बोला कि मैं 11 लाख में बना दूंगा, एक ग्रुप ने बोला कि मैं 15 लाख में बनाऊंगा, और एक ग्रुप ने बोला कि मैं 10.5 लाख में बना दूंगा। तो गवर्नमेंट इसको टेंडर दे देगी, जो सबसे कम में बताएगा गवर्नमेंट उसको टेंडर दे देगी। अब ये सी के पास इतने पैसे नहीं है 10.5 लाख रुपए, पहले क्या होगा कि ये सी बना करके देगा गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट पैसे दे देगी, या फिर ये बाद में धीरे धीरे निकलवाएगा गवर्नमेंट से। तो अब इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये टेंडर लेकर के और ये काम करा दे, तो ये क्या करेगा कि ये डी हो गया, ई हो गया, इन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेगा कि चलो हम सब लोग मिला करके ये बनाएंगे और इससे हमको इतना फायदा होगा। ठीक, तो जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ ये पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक होता है लाइबिलिटी बेस्ड, मतलब एक तो होता है जनरल पार्टनरशिप, एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या कि एक नॉर्मल पार्टनरशिप है जहाँ पे सारे लोग, वही जो अभी हमने पूरा का पूरा पढ़ा कि ABCD 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप किया, सब पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता इनका। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है? अब लिमिटेड का मतलब क्या कि अगर कुछ हुआ तो मेरे एसेट्स वगैरह नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी कम से कम एक आदमी के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एक आदमी पे कम से कम अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, बाकी सबके पास लिमिटेड रहेगी। जिनके पास लाइबिलिटी लिमिटेड है वो इसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है सिर्फ वही इसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, और इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ये एक तरीके से क्या है, रजिस्ट्रेशन करना क्या है, प्रूफ ऑफ फॉर्म है कि ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसका प्रूफ है। अब हम रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स होता है, उसके पास जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या क्या चीजें कंसिक्वेंसेज आ सकती हैं। तो सबसे पहला मेन तो यही है कि जो राइट टू गो टू कोर्ट होता है ना, राइट टू गो कोर्ट, ठीक है, न्यायालय में जाने का जो अधिकार होता है वही खत्म हो जाता है। ठीक, कैसे कि अगर ये फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके जो पार्टनर्स हैं वो कभी भी दूसरे पार्टनर या फिर अपने फॉर्म के ऊपर अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ तो उस पर केस नहीं कर सकते। दूसरा, जो फॉर्म है वो किसी तीसरे पार्टी पे, थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी ने इसको सामान खराब दे दिया और पैसे अब वापस नहीं दे रहा, तो अब ये केस नहीं कर सकता क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। और जो फॉर्म है वो अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट भी कोर्ट नहीं जा सकता। तो बेसिकली राइट टू गो टू कोर्ट इनका खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। फिर आता है पार्टनरशिप डीड। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनर्स बनते हैं तो पार्टनर बनने की कुछ नियम और शर्तें होती हैं जो कि एक कागज में लिखी जाती हैं, फिर सारे लोग उस पर साइन करते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें बताई जाएंगी? तो सबसे पहला नेम एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस किस चीज का है, किस क्या क्या काम करेगा, लोकेशन कहाँ पे ये बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, ड्यूरेशन अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बिजनेस में पार्टनरशिप बने हैं तो कितने टाइम के लिए बने हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल या फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। किस पार्टनर ने कितना कैपिटल दिया है, किसने कितने पैसे लगाए, प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में होगा। सपोज करो कि ए बी सी 3 पार्टनर्स ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने लगाए 10 लाख, बी ने लगाए 5 लाख, सी ने लगाए 2.5 लाख। तो फिर और इन्होंने ये बोला कि जो सबसे कम पैसा देगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर अपना प्रॉफिट लॉस भी उसी हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। कि इसको मान लो अगर इसको 1/4 मिल जाएगा, ठीक है, इसको 1/2 मिल जाएगा, इसको पूरा 1 मिल जाएगा, तो ऐसे प्रॉफिट और लॉसेस बटेंगे। फिर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, सबकी क्या क्या काम होंगे, सबके क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगे। सैलरीज और ड्रॉइंग्स, अगर किसी ने पैसे निकाले हैं तो उस पे कितना निकाल सकता है, कितना उस पे इंटरेस्ट देना होगा, ये सारा कुछ। सैलरीज वगैरह भी हो गई, जैसे मान लो कि ए बी सी में से ए जो है दिन भर खाली रहता है, बी और सी के पास जॉब है, इन्होंने बोला कि हम सिर्फ रात के 4 घंटे यहाँ पे बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, बाकी जो ए है वो दिन के 10 घंटे तो अलग से करता है और ये 4 घंटे इनके साथ अलग से करता है। तो फिर ये बोलेगा ये मैं जो 10 घंटे एक्स्ट्रा कर रहा हूँ इसके मुझे पैसे दो, सैलरी दो, तो सैलरी वगैरह की बात होगी। फिर अगर किसी नए पार्टनर को लाना है, कोई पार्टनर जा रहा है या फिर किसी पार्टनर को निकालना है उसकी किसी गलती की वजह से, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहेंगे। फिर कैपिटल और ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए ये दिया रहेगा। जैसे नॉर्मली अगर लिखा नहीं है डीड में तो कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ज्यादा पैसे भी लगा दिए तो उसपे तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ड्रॉ करते हो तो उसमें 6% नॉर्मली हमको इंटरेस्ट देना होता है। इससे ज्यादा देना है कम देना है तो ये सब लिखा जाना चाहिए। अगर हमको फॉर्म को खत्म करना है, डिसॉल्व करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे खत्म करेंगे, जो अकाउंटिंग होगा, जो ऑडिटिंग होगा, वो कैसे प्रिपेयर होगा। जैसे एक तो होता है ईयर ही चूज करना कि हम नॉर्मली 1 अप्रैल टू 31 मार्च चूज करते हैं, लेकिन किसी को अपनी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होना चाहिए, तो वो यहीं पे लिखेगा, वो यहीं पे मेंशन करेगा। और अगर इनके बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो पार्टनरशिप वगैरह हो गया। अब नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट सेम हो और वो एक जगह पे रह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होगी, कोऑपरेट करते हैं सोसाइटी में, किस चीज पे, तो कोई बिजनेस करने में। कैसे? तो बेसिकली ये जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं खरीद रहा हूँ कोई चीज तो मुझे सस्ते में मिले, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो मेरे प्रॉपर आउटपुट के हिसाब से उसका दाम मिले, तो ये सब क्या है, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ठीक है, अब किसके इकोनॉमिक को प्रोटेक्ट करता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो ऑर्डिनरी पीपल के। ठीक है, ये ऑर्डिनरी पीपल है कौन? तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ये इन लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करना कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके लिए बनाया गया। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी, किससे प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है मिडिल मैन से। ठीक, अब मिडिल मैन क्या होता है? तो मिडिल मैन ऐसे समझो, अगर हम एक लेमैन टर्म में, आम आदमी की भाषा में समझे, तो सपोज करो कि एक दुकान है। ठीक है, यहाँ पे जो जेड है वो दुकान खोल के बैठा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से ये करता क्या है कि ये दूध बेचता है यहाँ से। ठीक है, दूध दही जो भी चीजें हुई वो बेचता है। अब इसके पास दूध कहाँ से आता है? तो मान लो ए जो है वो एक छोटा सा फार्मर है किसी गांव में। ठीक है, बी भी एक फार्मर है, सी भी, डी, ऐसे ई, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो सबके सब लोग गाय रखे हुए हैं, गाय भैंस, और उससे वो दूध निकालते हैं और वो दूध उनको बेचना है। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, दूध ला करके जेड को बेचते हैं। अब जेड जो है वो इनसे दूध खरीदता है, मान लो 10 रुपए लीटर। ठीक है, पर लीटर 10 रुपए इनको दे देता है। और आगे जो है जेड, अब इसका दुकान वगैरह का अपना खर्चा है, ये सब कुछ निकाल निकाल के, मतलब इसी में मिला वगैरह के, ये जो दूध है आगे 18 रुपए लीटर पर लीटर
बेचता है, ठीक है। इसने 10 रुपए लीटर खरीदा, 18 रुपए लीटर बेचा, इसमें से 3 रुपए तो इसका सारा खर्चा वगैरह निकल गया, 5 रुपए इसने अपना प्रॉफिट बचा लिया। अब इसमें जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे कनेक्शन कौन करा रहा है? ये मिडिल मैन, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इनको क्या फायदा हो रहा है? इनको ये फायदा हो रहा है कि इनको 10 जगह खड़ा होकर के 10 लोगों को दूध नहीं बेचना पड़ रहा, अपना सारा दूध ला करके एक जगह बेच दे रहे हैं और पैसे लेके चले जा रहे हैं। इनको क्या फायदा हो रहा है कि इनको पता है कि एक प्रॉपर स्पॉट है जहाँ पे डेली कभी भी चले जाओ वहां पे दूध मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो इनको फायदा हो रहा है। इनको नुकसान क्या हो रहा है? तो बीच का जो ये 8 रुपए का प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट समझो या जो भी समझो, 5 रुपए का प्रॉफिट, वो इसका प्रॉफिट ये ले जा रहा है और इनको भी ये चीज महंगा पड़ रहा है। अब इसकी जगह पे ये क्या कर सकते हैं? इन 10 लोगों ने क्या किया कि पहले ये 10 रुपए लीटर दूध बेच रहे थे, अब इन्होंने बोला कि इस मिडिल मैन को हटाओ, ठीक है। अब हम सब कुछ सेम रखेंगे, ऐसा ही एक दुकान रहेगा जहां पे जेड की जगह अब वाई बैठेगा। अब जेड को इन्होंने साइड में कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने वाई को बोला कि हम तुम्हें हर महीने एक पर्टिकुलर सैलरी देंगे। मान लो इन्होंने बोला कि अब हम 10 रुपए नहीं, अब हम 13 रुपए या फिर 14 रुपए लीटर दूध बेचेंगे, ठीक है। किसको? तो डायरेक्ट कंज्यूमर को। इन्होंने कंज्यूमर को बोला कि तुम डेली यहाँ आना, जैसे जेड के पास जाते थे वैसे ही तुम्हें यहाँ से भी मिल जाया करेगा, ठीक है। तो अब जो ये कंज्यूमर है अब डायरेक्टली यहाँ से दूध लेता है कितने रुपए लीटर? तो 14 रुपए लीटर। और ये जो 14 रुपए जाता है वो किसको जाता है? डायरेक्ट इनको जाता है। इन्होंने 14 रुपए लीटर दूध बेचा डायरेक्ट यहाँ पे। अब जो इनको 14 रुपए मिला, इसमें से मान लो कि 2 रुपए टोटल दुकान का खर्चा आया, ठीक है, और प्लस 2 रुपए टोटल इसकी सैलरी गई, ठीक है। तो ये जो 4 रुपए है वो 4 रुपए इन्होंने सबने एक एक रुपए मिला करके 4 रुपए दे दिए। तो अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि इनको 10 की बजाय अब 13 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 3 रुपए इनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अब, और कंज्यूमर को अब 18 की बजाय 14 रुपए का दूध मिल रहा है। तो कंज्यूमर को भी फायदा हुआ और इनको भी फायदा हुआ और मिडिल मैन यहाँ से हट गया। क्लियर हुआ? सेम चीज ये किया था अमूल ने 1946 में, ठीक है। और अमूल आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक। अमूल के जितने भी चीजें तुम देखते हो वो सब के सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू बन करके आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक मिडिल मैन से इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, जिसके लिए ये चीज की गई थी। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं ये हैं क्या? तो ये एक वॉल्यूंटरी एसोसिएशन है, मतलब कि जिसका मन हो वो आए, जिसका मन हो वो जाए, मतलब कि इसमें किसी को जबरदस्ती मेंबर नहीं बनना। और इसका मोटिव क्या है, होता है, क्यों बनाया गया ये? वेलफेयर। अब देखो वॉल्यूंटरी एसोसिएशन मतलब इसका मन है तो ये यहाँ से के थ्रू बेचे, अगर इसका मन नहीं है तो ये अलग से जाके खुद से भी अपना दूध बेच सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके ऊपर है। और दूसरा इनका मेन मोटिव क्या है? तो वेलफेयर, अपना भी कंज्यूमर का भी, ठीक है, पूरे समाज का वेलफेयर। इसके अलावा इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, बट इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और इस ये गवर्न कैसे होता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के थ्रू इसको गवर्न किया जाता है, ठीक। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला तो वॉल्यूंटरी है, अपनी इच्छा से आओ अपनी इच्छा से जाओ, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होता, ठीक है, या फिर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन नॉर्मली प्रोसीजरल फॉर्मेट में ये देखा जाता है कि जब भी जाना हो तो एक नॉर्मल नोटिस देके जाना होता है। इसका एक अपना खुद का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो रहा है, तो ये अपना खुद का इसका प्रॉपर लीगल आइडेंटिटी है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टीज कर सकता है, अपने नाम पे ब्रांड्स जो चीजें चाहे वो कर सकता है। ये केस भी कर सकता है थर्ड पार्टी पे, और इस पे भी कोई भी केस कर सकता है। तुमको अगर अमूल के किसी भी प्रोडक्ट से कोई दिक्कत हुई तो तुम सीधा अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी पे केस कर सकते हो। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। इसका जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है? अब यहाँ तो मान लो 5 लोग हैं तो मिलकर के बात कर लेंगे, लेकिन आज के टाइम में जो अमूल है उसमें लाखों लोग हैं, लाखों लोग इसके मेंबर हैं। अब इसके लिए इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होती है, इसको यही लोग वोट करके और उसको इलेक्ट करते हैं, और फिर वो यहाँ पे बैठ करके डिसीजंस लेता है कि क्या क्या चीजें कैसे करनी है।
फिर इसका मोटिव वही वेलफेयर है और सर्विस है, प्राइमरी मोटिव यही है मेन, कि वेलफेयर करना है और सर्विस देना है। अगर इसमें प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट बाई लॉस के थ्रू, मतलब जैसा कि लॉ में बताया गया होगा उस हिसाब से एज अ डिविडेंड इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या क्या है? तो एक तो इक्वालिटी वोटिंग होती है, एक आदमी इज इक्वल टू 1 वोट। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इसके अलावा स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कि इसमें किसी के डेथ होने से, किसी के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। इसको फॉर्म करना बहुत आसान है, कोई भी मतलब आसानी से फॉर्म किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा मिलता है, टैक्सेस बहुत कम रहते हैं, सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। लिमिटेशंस क्या क्या है इसके? तो एक तो लिमिटेड रिसोर्स, इसमें कैपिटल और बाकी सब उतना ही आ सकता है जितना ये लोग आपस में मिल करके इसमें डालेंगे। ठीक है, दूसरा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि ये मेनली प्रॉफिट के लिए नहीं बना, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 14 रुपए का दूध 10 रुपए का अब ये 20 रुपए में या फिर 18 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये सस्ते में बेच रहे हैं, तो क्योंकि इनके पास पैसे कम है तो फिर ये लो सैलरी देंगे, और लो सैलरी पे बहुत हाई फाई, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग नहीं आ सकते, बहुत हाई लेवल के मैनेजमेंट नहीं हो सकता, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाता है। सिक्रेसी नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ ओपन में मीटिंग्स वगैरह होती है। ठीक है, तो सबको सब कुछ पता रहता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे बहुत सारे होते हैं, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और क्योंकि सारे ही लोग इसके मालिक हैं, सारे ही मेंबर्स इसके ओनर्स हैं, तो इसमें ओपिनियन भी सबके अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, लड़ाइयां हो सकती हैं। अब आता है किस किस तरह के होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जैसे एक होता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे ही मार्केटिंग का होता है, फार्मर्स का होता है, क्रेडिट का होता है, हाउसिंग का होता है, हर चीज के लिए अलग अलग होते हैं। तो जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इसका काम क्या है? तो जैसे मान लो कंज्यूमर्स हैं, हम ग्राहक हैं, हम कंज्यूमर हैं, हमको क्या चाहिए? हमको अच्छा सामान चाहिए एट फेयर कॉस्ट, ठीक है, फेयर प्राइसेस पे। तो अब हम क्या करेंगे? हम 50 लोग हैं और मान लो एक ही जगह पे रहते हैं, और हम सबको, सपोज करो कि हम सारे के सारे लोग पढ़ाने का काम करते हैं और हम सबको मार्कर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मार्कर खरीदते हैं तो मान लो 30 रुपए में पड़ रहा है। अब हम सबको हर दिन एक मार्कर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक ही बार अपना एक ग्रुप बनाएंगे और सीधे होलसेलर से डायरेक्टली खरीदेंगे, तो हमें सस्ता पड़ेगा हर एक को। तो ऐसे कोऑपरेटिव, जैसे इसका एग्जांपल है अपना बाजार, ऐसे ही प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं एक ही जगह पे रह रहे हैं या फिर कहीं पे भी रह रहे हैं, उनको इनपुट जो है वो लोअर कॉस्ट पे चाहिए, कि हम सब लोग एक ही चीज बनाते हैं और हम सबको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर ए बी है जो कि हम सबको चाहिए। अब यहाँ पे आसपास में महंगा पड़ेगा, तो हम सारे लोग कहीं एक जगह से होलसेलर से सस्ते में लेकर के आएंगे। तो इनके जैसे हैंडलूम वीवर्स हैं, ऐसे ही मार्केटिंग का है, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं अब उन्होंने अपना सामान बना दिया, अब बना करके जब उसको बेचने जाएंगे मार्केट में, तो कोई ठीक दाम देगा, कोई बहुत कम दाम देगा, कोई बिल्कुल ही कम दाम देगा। अब जैसे मान लो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पेरिसेबल गुड्स होती हैं, जैसे आलू हुआ, ठीक है, दूध हुआ, तो इनको अगर कुछ दिन के अंदर ना बेचो तो ये खराब होने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी बेचने के प्रेशर में क्या है, खरीदने वाले को भी पता है कि 10 दिन तक अगर मैं दाम नहीं बढ़ाऊंगा तो लास्ट में ये थक हार के बेचेगा ही सस्ते में। तो उस केस में ये लोग अपना मार्केटिंग का भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र ग्रेप ग्रोवर्स, इनका अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये अपना जो भी आउटपुट निकलता है उसको फेयर प्राइसेस पे ले जाकर के बेचते हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल फार्मिंग कोऑपरेटिव्स होती हैं फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर इनपुट, इसके लिए बनाई गई है। ऐसे ही क्रेडिट के लिए होती है, जो जैसे मान लो गरीब लोग हैं, वो कई बार जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे पैसे ले लेते हैं हाई इंटरेस्ट पे, और फिर चुका नहीं पाते तो घर वगैरह सब कुछ जब्त हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना, तो आसानी से ये क्रेडिट दे देता है एट लो इंटरेस्ट। फिर ऐसे ही हाउसिंग के लिए जैसे डीडीए हाउसिंग सोसाइटीज बनी, कि जो भी लो इनकम फैमिलीज हैं जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, तो ये घर वगैरह बना करके उनको सस्ते दामों पे बेचते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होता है वो अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब इससे कठिन कुछ नहीं है, ये सबसे हार्ड है। किस सेंस में हार्ड है तो वो अभी आगे देखेंगे। ये किसके लिए है? तो जो लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं ना, जो बहुत बड़े लेवल पे कोई फंक्शन करे कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रिलायंस है, टाटा इंडस्ट्रीज है, तो ये सिर्फ कंट्री नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे ऑपरेट करते हैं।
ठीक है, इनके अंदर मतलब लाखों में तो इनके सिर्फ वर्कर्स हैं और ये करोड़ों लोगों को सर्विसेज देते हैं। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को संभालने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की जरूरत पड़ती है। दूसरा, अगर बहुत सारा कैपिटल बहुत सारे इन्वेस्टर्स से आ रहा है तो ये सबको भी मैनेज करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब में जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो सारी लिमिटेशंस यहाँ आकर के खत्म हो जाती हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इसको डिफाइन करता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को। तो ये क्या है, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब पर्सन की तरह ही इसके पास सारी चीजें हैं। ये सिर्फ भाग नहीं सकता, खा नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। इसके अलावा जितने भी लीगल राइट्स तुम्हारे हैं, जितने भी आइडेंटिटीज तुम्हारी बनती हैं, वो सारा इसका भी खुद होगा। ठीक है, इसका अपना सारा जो आइडेंटिटी कार्ड हुआ, अपना इसका खुद का सील होगा, सब कुछ इसका अपना होगा। इसको बाय लॉ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है इसकी अपनी खुद की। इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब इट डजंट मैटर हु कम्स एंड गोज। ठीक है, ये जो है हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसको खत्म नहीं कर, मतलब खत्म कर सकते हैं, उसके लिए अलग सिनेरियो है। नॉर्मली इस पे चाहे कोई आए जाए, इस पे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। इसका एक कॉमन सील होता है जिसके थ्रू इसकी सारी जो भी चीजें ये ऑथोराइज करेगा उसके लिए कॉमन सील लगाना जरूरी है। ठीक है, एक तरह का स्टैम्प जिससे कि पता चलता है हाँ कंपनी इसको ऑथराइज कर रही है। इसको ओन कौन करता है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसको ओन करते हैं। जितने भी लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो इसके शेयर्स को होल्ड करते हैं, वो शेयर होल्डर्स इसको ओन करते हैं। लेकिन इसको चलाता कौन है, तो यही शेयर होल्डर्स मिल करके कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं जिनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं डे टू डे लाइफ इसका। ठीक है, जो कैपिटल होता है इसका, जो जो भी इसका पैसा होता है, इसको शेयर्स में डिवाइड किया जाता है विच इज ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि इसमें 5 लाख रुपए 5 लोगों ने मिल करके, एक छोटे लेवल पे देखें तो 5 लोगों ने मिल करके 5 लाख रुपए इसमें लगाए। ठीक है, अब इनके 5 लाख रुपए को, इनका जो 5 लाख रुपया है वो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी ये 5 से 25, 25 से 50, 50 से 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो 5 लाख रुपया है इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। उन टुकड़ों को बोलेंगे हम शेयर्स। तो जैसे इस 5 लाख रुपए को अगर हम 5 लाख शेयर्स में बांटे तो एक शेयर 1-1 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे शेयर्स। ठीक है, अब एक आदमी इसमें से 1 लाख शेयर्स होल्ड करता है, दूसरा आदमी भी 1 लाख शेयर होल्ड करता है, तीसरा आदमी भी 1 लाख शेयर होल्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि सबने 1-1 लाख रुपए लगाए हैं। अगर किसी ने 50,000 ही दिए हैं तो 50,000 शेयर्स ही होल्ड करेगा। तो ये जो आदमी है ए, इसने इस 5 लाख में 1 लाख रुपए मिलाए हैं। ठीक है, तो इस 1 लाख रुपए को, इसके भी 1 लाख रुपए को 1-1 रुपए के शेयर्स में तोड़ दिया गया, टुकड़ों में तोड़ दिया गया। तो इसके पास अब टोटल कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख शेयर्स हो गए 1-1 रुपए के। कल को अगर ये कंपनी बड़ी होकर के 5 लाख से अगर 10 लाख की हो जाती है तो इसके 1 रुपए के शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपए, क्योंकि डबल हो गया। ऐसे ही ये कंपनी आगे चल के अगर और बड़ी हुई 50 लाख की हो गई तो अब ये 5 गुना हो गई, 5 गुना। तो अब ये इसके हर एक शेयर का दाम 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर जो होता है इनके जो कैपिटल होते हैं इसको डिवाइड किया जाता है शेयर्स में विच इज ट्रांसफरेबल। अब अगर ये चाहे तो अपने 1 लाख रुपए में से, मान लो इसके 5 लाख के शेयर हो गए ना, 5 लाख शेयर हो गए, 1-1 रुपए के 5 लाख शेयर, तो चाहे तो उसमें से 50 शेयर या फिर 1 लाख शेयर बेच देगा। बस ये है कि ये जो ट्रांसफर वाला सिस्टम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में होता है, ये अभी आगे पढ़ेंगे, प्राइवेट में नहीं होता है। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो ये खुद में एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। इसका जो फॉर्मेशन है उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन है, इसको क्लोज सिर्फ लॉ के थ्रू कर दिया किया जा सकता है। ऐसे ऐसे ही नहीं कि कल को मन किया तो बंद कर दिए। ठीक है, मन किया तो बंद नहीं कर सकते, इसके लिए बाइंडिंग अप प्रोसेस होता है। प्रॉपर गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताना पड़ता है कि हम ये कंपनी बंद कर रहे हैं। फिर इसका जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि इलेक्ट किए जाते हैं। लाइबिलिटी जो होता है उसमें लिमिटेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड, सिर्फ इतने की ही लाइबिलिटी होती है। मतलब कि अगर मान लो ए के पास 1 लाख शेयर्स हैं 1-1 रुपए के, ठीक है, लेकिन इसने पे किया है सिर्फ 90,000 रुपए।
ठीक, 10,000 इसने बोला कि मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन इसके पास शेयर कितने का है, 1 लाख का। यानी कि 10,000 रुपए का जो शेयर है इसके पास, वो इसके पास ऐसा है कि वो 10,000 इसने पे नहीं किया, फिर भी इसके पास शेयर है। तो लाइबिलिटी कितनी होगी, बाकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, इसकी भी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, इन द सेंस पर्सनल एसेट नहीं जाएगा। बस जितना इसने शेयर हेल्ड किया है, अगर उस पूरे का पैसा इसने नहीं चुकाया, अगर कुछ अमाउंट अनपेड है, मतलब कि ये 10,000 अगर अनपेड है, तो उस लाइबिलिटी में ये भी 10,000 आएगा। मतलब अगर बैंक को कुछ पैसे देने हैं और ये सब अपने पॉकेट से दे रहे हैं, तो उसमें ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि इसने पे नहीं किया है अपने शेयर्स का पैसा। फिर इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि लॉसेस वगैरह होते रहते हैं। मेरिट्स क्या क्या है इसके, तो वही लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबल होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, स्कोप है एक्सपेंशन का इसमें बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे इसको बढ़ा सकते हैं, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, तो कॉम्प्लेक्स है बहुत, कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता, क्योंकि इस कंपनी की सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रहती हैं बाहर। डिसीजंस बहुत डिले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब एकदम टॉप पे कोई सीईओ होगा, उसके नीचे मैनेजर्स होंगे, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे वर्कर, उसके नीचे वर्कर, तो इतना बड़े लेवल का ये मैनेजमेंट का लेवल होता है कि डिसीजंस में डिले हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल मान लो, जैसे अमेजोन है, अब तुम्हारा अमेजोन के साथ कुछ भी दिक्कत होता है तो तुम डायरेक्टली जेफ बेजोस को कॉल नहीं करते, तुम कहाँ कॉल करते हो, कस्टमर केयर को। कस्टमर केयर के अंडर में अगर वो हुआ कि रिजॉल्व करना, तो वो रिजॉल्व करेगा, अगर उससे नहीं हो पाए तो वो अपने से बड़े लेवल पे ले जाएगा, उससे भी नहीं हुआ तो वो अपने से बड़े लेवल पे ले जाएगा। तो मल्टीपल लेवल्स हैं, ठीक है, जेफ बेजोस तक पहुंचेगा ही नहीं तुम्हारा बात कभी। तो डिसीजंस में इसीलिए बहुत डिले होता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट होता है, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो हर मैनेजमेंट सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से डिसीजंस लेगा, और रेगुलेशंस इसमें बहुत सारे हैं। कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, तो एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी, ठीक है। जैसे प्राइवेट कंपनी में क्या हो गया, जैसे ये जो है इवोटल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो इसके अंडर इवोटल एकेडमी चलता है। तो इवोटल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का क्या होता है, तो सबसे पहला कि इसमें शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, जिसका जो शेयर है वो उसके पास रहेगा, ठीक। दूसरा, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे, और पास्ट और प्रेजेंट के मेंबर्स को एक्सक्लूड करने के बाद। तीसरा, इसमें कोई भी पब्लिक इनविटेशन नहीं होता सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब कि हम पब्लिक से नहीं बोल सकते कि आके हमारे शेयर्स, जैसे मान लो कि मेरे पास भी इसके 1 लाख शेयर्स हैं मान लो, लेकिन वो 1 लाख शेयर्स में बेच नहीं सकता, ठीक है, मैं पब्लिक को नहीं बोल सकता कि आकर के और एक एक शेयर मेरा लेकर के जाओ 1-1 रुपए में। फिर सिर्फ 2 डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम यही है, 2 ही डायरेक्टर्स होते हैं। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसके तुरंत बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। बेसिकली इसमें ये भी है कि जब तक तुम्हारा ये सारे रूल्स रेगुलेशंस कंप्लीट होकर के कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती, तुम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर इसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड यूज करना मस्ट है, ठीक है, उसके बिना तुम इस नाम को सिर्फ इवोटल एजुकेशन नहीं यूज कर सकते, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या होती है कि मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, सपोज करो कि यही एक प्राइवेट कंपनी है, धीरे धीरे अभी इसको जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा, तो अभी मान लो स्टार्टिंग में अपने पैसे लगा करके इसको ग्रो कराया गया, फिर और ग्रो हुआ तो फ्रेंड से, फैमिली से ऐसे पैसे लेकर के कुछ और ग्रो कराया गया। फिर कल को मान लो कि 50 लाख की जरूरत हो, तो कोई फ्रेंड और फैमिली नहीं दे सकता, तो फिर उसके लिए बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन लेकर के फिर इसको और ग्रो करेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि अब बैंक भी उतना लोन नहीं दे सकती, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए इसको बढ़ाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको, इसके लिए पैसा हम पब्लिक से लेंगे, कि पब्लिक हमें इसके लिए पैसे दे। अब पब्लिक क्यों देगी पैसे, तो पब्लिक को हम ये बोलेंगे कि तुम अभी इसका एक शेयर 1 रुपए में खरीदो, 1 साल बाद एक शेयर हम 2 रुपए में करके तुमको दे देंगे, सीधा डबल करेंगे। अब पब्लिक जो है वो कई साल से इसको फॉलो कर रही है, क्योंकि इसका सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक देख रही है कि हाँ ये कंपनी अच्छा फॉर्म कर रही है, हर साल बढ़ रही है, इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है, तो वो पब्लिक इस पैसे, इसमें कंपनी में पैसे लगाने लगेगी, इसके शेयर्स खरीदने लगेगी, और कंपनी के पास पैसे आने लगेंगे, उसी पैसे को यूज करके कंपनी और आगे बढ़ेगी, और लोगों का भी पैसा शेयर्स का बढ़ता जाएगा।
तो पब्लिक कंपनी जो होती है इसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या कि जब पब्लिक ही खरीद रही है तो पब्लिक कितनी भी हो सकती है, ठीक है। मिनिमम 7 चाहिए, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। इंडेक्स बना के रखना जरूरी है मेंबर्स का, कि जितने भी लोग इसके शेयर्स खरीद रहे हैं, जितने भी लोग इसके मेंबर बनते जा रहे हैं, सबका एक इंडेक्स बना के रखे, नाम लिख के रखे। ये लोगों को, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स खरीदने के लिए, और इस पे ट्रांसफर ऑफ शेयर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए तुम्हारे पास रूल्स रेगुलेशन होंगे, सेबी वगैरह के पास जाओगे, वो बहुत सारी चीजें देखेगी, उसके बाद से तुमको बताएगी कि तुम पब्लिक कंपनी बन सकते हो कि नहीं। क्योंकि होता क्या है ना कि पब्लिक कंपनी बनने का मतलब कि पहले क्या था कि तुम एक कंपनी हो, तुम अपने कंपनी के अंदर जो मन करे वो करो। पब्लिक कंपनी बनने का मतलब कि तुम पूरी पब्लिक का पैसा अब अपने पास लेकर के जा रहे हो। अगर तुम्हारे डिसीजन सही नहीं हुए, अगर तुम आदमी सही नहीं हो, अगर तुम ये पैसा डुबा दो, तो फिर पूरे कंपनी का ही नहीं, पूरे लोगों का, पब्लिक का घाटा होगा, ठीक है। इस कंपनी पे अब सिर्फ तुम निर्भर नहीं हो, इस कंपनी पे लाखों एम्प्लॉइज और करोड़ों मेंबर्स जो कि पब्लिक बनेगी इसके, वो सारे लोग इस पे डिपेंडेंट हैं। तो फिर वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे आ सकते हैं। बेसिकली लेमैन टर्म में प्राइवेट को पब्लिक बना सकते हैं। हाँ, अब कंपनी, पब्लिक कंपनी यहाँ पे बोलती तो है कि आप शेयर्स खरीदो, 1 रुपए का हम 2 रुपए करके दे देंगे या फिर हम 3 रुपए करके दे देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं होता। इसके लिए तुम कंपनी को लायबल नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे तुमको अपना नॉलेज यूज करना होगा कि हाँ, ये कंपनी हर साल बढ़ती गई है तो आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि तुमने पैसे लगाए उसके बाद ही कंपनी डूबनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए तुम नहीं बोल सकते कि कंपनी ने गारंटी दिया था 2 रुपए का। कंपनी कोई गारंटी नहीं देती है ऐसा कि हम 2 रुपए करके देंगे। कंपनी बस बोलती है कि आप आइए और हमारे शेयर्स खरीदिए। अब खरीदना है नहीं खरीदना है, क्यों खरीदना है, ये पब्लिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कोई डाउट?